कैसे मैं 60 परसेंटाइल से या 70 परसेंटाइल से सीधा 95 परसेंटाइल 97 परसेंटाइल पे जंप कर पाऊंगा, इतना बड़ा गैप मैं कैसे फिलअप कर पाऊंगा। तो बच्चों 95 परसेंटाइल के बियॉन्ड जाना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। जस्ट 30 to 35 क्वेश्चंस आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस यदि आपने ठीक तरह से अटेम्प्ट कर लिए, एक्यूरेटली सॉल्व कर लिए, एक एक क्वेश्चन डेफिनेटली आना है। और मोस्टली क्वेश्चन जो होगा फॉर्मूला बेस्ड, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा, आपके सॉल्व करने की पूरी प्रोबेबिलिटी होगी। तो हमारी जो अप्रोच रहेगी, जो मैं अप्रोच सजेस्ट कर रहा हूँ वो टास्क बेस्ड अप्रोच आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि बजाय इसके कि अपन टाइम टेबल को टाइम बाउंड करें, अपन टास्क बाउंड करें। कि सपोज इस तरह से अलग अलग स्टडी सेशंस में एक टास्क फिनिश किया, 5 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग की, एक टास्क फिनिश किया ब्रीदिंग की, एक टास्क फिनिश किया कुछ और किया। अपने को अपनी बॉडी के थ्रू, अपने माइंड के थ्रू अपने आप को रिलैक्स करना, काम करना आना चाहिए अच्छी तरह से। आज के 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद आप मुड़ के देखोगे ना कि यार मेरी इतनी लो परसेंटाइल थी और मैंने वहां से मेहनत करके बाउंस बैक किया, जेईई मेंस में अच्छा किया और फिर उसके बाद में एडवांस में बिटसेट में अच्छा किया, एक अच्छी कॉलेज में आप लैंड हुए। लाइफ लॉन्ग वो आपको कॉन्फिडेंस देगा, लाइफ लॉन्ग। हेलो स्टूडेंट्स, जेईई मेन सेशन 1 स्पॉइल हो गया है, अच्छी परसेंटाइल नहीं आई है और अब हम चाहते हैं कि सेशन 2 में फिर से बाउंस बैक करें, 95 परसेंटाइल के बियॉन्ड कंफर्टेबली स्कोर कर पाएं। इसी के लिए मैं आपके साथ में एक सॉलिड रोड मैप शेयर करने जा रहा हूं। बच्चों, किसी भी एग्जाम में परफॉर्म करने के लिए हमें 3 चीजों की रिक्वायरमेंट है। पहला, सब्जेक्ट एक्सपर्टीज, यानी कि पीसीएम में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, फॉर्मूलाज की अंडरस्टैंडिंग। सेकंड, एग्जाम टेक्निक्स, कि एग्जाम में अपन बढ़िया तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, जो क्वेश्चंस हमसे नहीं हो रहे हैं उनको भी मैनेज कर पा रहे हैं। एंड थर्ड, पॉजिटिव माइंडसेट, एक अच्छा माइंडसेट। तो इन तीनों को ही हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बोलूंगा कि जो इमोशनल ट्रैप में आप फंसे हो रिजल्ट आने के बाद में, कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, मेंटल फॉग फील हो रहा है कि यार कैसे मैं 60 परसेंटाइल से या 70 परसेंटाइल से सीधा 95 परसेंटाइल 97 परसेंटाइल पे जंप कर पाऊंगा, इतना बड़ा गैप मैं कैसे फिलअप कर पाऊंगा। सबसे पहले इस इमोशनल ट्रैप से बाहर निकलना है। माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हो गया वो पास्ट है, अब मुझे आगे की सुध लेनी है, ऐसा हमेशा बोलते हैं, है ना। तो इसीलिए मैंने प्रीवियस सेशन में भी आपके साथ शेयर किया था कि यार आगे बढ़ना है, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना है, कन्विक्शन, कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले जो अपना पास्ट है, जो अपना प्रेजेंट है, उसको एक्सेप्ट करना है। जैसी भी लापरवाही आ रही हो, जो भी गलतियां की हो, जिस भी रीजन से आपका सेशन 1 स्पॉइल हुआ, एज पर एक्सपेक्टेशंस रिजल्ट नहीं आया, हमें उसको एक्सेप्ट करना है। आगे बढ़ने से पहले हमें उसको एक्सेप्ट करना है, अच्छी तरह से एक्सेप्ट करना है कि हाँ यार जो हो गया मैं उसे एक्सेप्ट करता हूं, अब आगे का मेरे को सुध लेना है। तो मैं आपको यहां पे फिर से बोलूंगा, यदि आपने पहले एनालिसिस नहीं किया है तो क्लियर कट पहले एनालिसिस करें कि सेशन 1 के बिगड़ने का कारण क्या है। कि आप डिजिटली बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड थे, मेजॉरिटी ऑफ टाइम आपका स्क्रीन पे जाता था, या आप केवल थ्योरी पढ़ते रहते थे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते थे, या बहुत घबराते थे, एग्जाम का टेम्परामेंट अच्छा नहीं था, एग्जाम में क्वेश्चन को लास्ट तक फिनिश नहीं कर पाते थे, बहुत सारी कैलकुलेशन मिस्टेक होती थी। आपका सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि किन वजहों से आपका सेशन 1 बिगड़ा है, क्योंकि जब तक वो कारण आपके दिमाग में नहीं होंगे ना, तब तक वही फिर से रिपीट होने के चांसेस रहेंगे। जैसे जैसे सेशन 2 क्लोज आएगा, फिर से वो फियर फैक्टर आने लगेगा, फिर से वो अनसर्टेनिटी आने लगेगी और फिर से वही मिस्टेक्स होंगी जो आप पहले कर आए हो। तो इसलिए बच्चों, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरी एडवाइस ये है कि जिन भी रीजंस की वजह से आपका सेशन 1 स्पॉइल हुआ है, आप अच्छा रिजल्ट नहीं ला पाए हो, पहले उनको एनलिस्ट करो, उनको अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने टीचर के साथ में डिस्कस करो, सो दैट यू रीच टू अ कंक्लूजन कि किन किन पॉइंट्स पे मुझे अच्छी तरह से वर्क करना है। तो बच्चों, अब घर में मायूस रहने से, डिसअपॉइंटेड रहने से, अपने कमरे में बंद रहने से कोई फायदा नहीं होगा। माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आसपास के लोग मेरे को असिस्ट करने के लिए, मेरी केयर करने के लिए, बट अल्टीमेटली मेरी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे अपने हाथों में लेनी पड़ेगी। तो नो मोर इमोशनल ड्रामा, अब उस ड्रामा से अपने को बाहर निकलना है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथों में लेनी है। जो मेरे से गलतियां हुई है उन्हें एक्सेप्ट करना है, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। तो ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एडवाइस है कि यार जो गड़बड़ हुआ है उसको पहले एक्सेप्ट करना है, उन रीजंस को आइडेंटिफाई करना है। बच्चों,
अब मैं आपके साथ स्टैटिस्टिक्स शेयर कर रहा हूं। जो जनवरी अटेम्प्ट की सेशन की 10 शिफ्ट हैं, उसका यदि हम रफली डेटा देखें तो 95 परसेंटाइल हमारा 96 से 142 स्कोर स्पैन के बीच में डिफरेंट 10 शिफ्ट्स में रहा है। मतलब अपन इसमें मीन पकड़ लें तो 120 मार्क्स के अराउंड मीन पकड़ लें। 120 मार्क्स का मतलब है 30 क्वेश्चंस। आपको आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस ठीक करने हैं। तो बच्चों 95 परसेंटाइल के बियॉन्ड जाना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। जस्ट 30 to 35 क्वेश्चंस आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस यदि आपने ठीक तरह से अटेम्प्ट कर लिए, एक्यूरेटली सॉल्व कर लिए, तो आप आराम से 95 परसेंटाइल के बियॉन्ड सेफ जोन में जा सकते हो। यही मैं यदि 98 परसेंटाइल की बात करूं तो 127 से 177 स्कोर है ना एग्रीगेट, यानी कि 160 यदि अपन मीन स्कोर पकड़ लें मतलब 40 क्वेश्चंस, तो 40 to 45 क्वेश्चंस यदि अपन करेक्ट सॉल्व करते हैं तो 98 परसेंटाइल के बियॉन्ड हम सेशन 2 में आराम से स्कोर कर पाएंगे। बच्चों डिफिकल्ट नहीं है। 75 क्वेश्चंस में से आप 40 क्वेश्चंस मैनेज कर रहे हो, यानी कि 30 क्वेश्चन 30 to 35 क्वेश्चंस आप छोड़ रहे हो। तो आपको बस पेपर अटेम्प्ट करने की अच्छी तरह से स्ट्रैटेजी आनी चाहिए और जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो फॉर्मूलाज हैं, उन पे अच्छी तरह से पकड़ होनी चाहिए। तो ये डेटा अपने दिमाग में रखना है। पॉसिबली आपने और सेशंस देख के इस डेटा को नोट भी किया हो, अदरवाइज मैं फिर से ये डेटा आपको नोट करने के लिए बोल रहा हूँ। अपनी टेबल पे एक सामने पेपर पे लिख के रखें कि यार डिफरेंट परसेंटाइल रेंज में आने के लिए मुझे रफली कितना स्कोर चाहिए। एक रफ एस्टिमेशन अपन ले रहे हैं तो यार 40 प्लस क्वेश्चंस तो अपन करेक्टली सॉल्व कर सकते हैं पीसीएम में मिला के। मतलब 17 18 16 से 18 क्वेश्चन अपन फिजिक्स में पकड़ें, 16 से 18 क्वेश्चंस अपन केमिस्ट्री में पकड़ें और 5 से 7 क्वेश्चन अपन मैथ्स में पकड़ें। इतना सफिशिएंट है अपना 97-98 परसेंटाइल के जोन में आने के लिए, और ये किया जा सकता है बिलीव मी इन 30 डेज को। यदि हम ठीक तरीके से यूटिलाइज करते हैं, प्लान्ड मैनर में अच्छी तरह से चलते हैं, माइंडसेट को अच्छा रखते हैं, तो ये पॉसिबल है। बच्चों जो भी हम अभी ये पढ़ाई करेंगे ये केवल हमारी जेईई मेन सेशन 2 तक के लिए सीमित नहीं होगी। सेशन 2 के बाद में आपका एडवांस शेड्यूल है, उसके बाद में बिटसेट 1 बिटसेट 2 आपका शेड्यूल्ड है। और यदि आपने प्राइवेट कॉलेज के एग्जाम्स के फॉर्म फिलअप किए हैं तो चाहे एसआरएम जेईई ले लें, चाहे वीआईटी ट्रिपल ई ले लें, कॉमेट के ले लें, एमएसटी सीईटी ले लें, इन सब के एग्जाम्स पे इसी ड्यूरेशन में है। तो जो भी हम इन 30 डेज में पढ़ाई करने वाले हैं, इन सारे एग्जाम्स में हमें अच्छी तरह से पे करने वाला है। तो अभी तो मैं बोलूँगा यार केवल 12 से 15% हुआ है, बाकी सब तो अभी पेंडिंग है। यदि हम पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी तरह से इन एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करने की पॉसिबिलिटी है। तो होप्स लूज करना तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। अभी तो एग्जामिनेशन सेशन जस्ट स्टार्ट हुआ है। सो लेट्स बाउंस बैक विथ रिन्यूड फ्रेश एनर्जी। बच्चों जैसा मैंने शेयर किया, एग्जाम में परफॉर्म करने के लिए हमें पीसीएम के कॉन्सेप्ट्स की, फॉर्मूलाज की स्ट्रेंथनिंग करनी होगी। हमें एग्जामिनेशन स्किल्स को रिव्यू करना होगा, अपनी स्ट्रैटेजीज को रिव्यू करना होगा, पास्ट पेपर्स का एनालिसिस करके हमें समझना होगा कि कहाँ हम गलतियाँ करते हैं। एंड जो ओवर थिंकिंग दिमाग में चलती रहती है, जो सेल्फ डाउट आता है, जो फियर फैक्टर आता है, उसको कैसे ओवरकम करें, ये मैं सेशन के लास्ट में आपके साथ शेयर करूँगा। तो उसे हमें अच्छी तरह से सीखना होगा। पूरे सिलेबस को अपन देखें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के मैंने यूनिट्स आपके साथ रफली क्लब करके शेयर किए, और मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया उन पोर्शंस को जहाँ से कि रिलेटिवली सिंपलर क्वेश्चंस होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है। तो जैसे फिजिक्स में हम लोग बात करें तो देखिए काइनेमैटिक्स, एलओएम, फ्रिक्शन, सर्कुलर, इन सब की आपको थियरी आनी चाहिए। यदि आपकी रीच में क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कर दोगे, और डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तो अपन छोड़ देंगे। बट जैसे इलास्टिसिटी टॉपिक ले लें, ग्रेविटेशन टॉपिक ले लें, फ्लूइड्स एंड सरफेस टेंशन टॉपिक ले लें, थर्मल फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल प्रॉपर्टीज, हीट ट्रांसफर ले लें, यहाँ पे कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी ले लें, ईएमडब्ल्यू ले लें, वेव ऑप्टिक्स, डीएनएमआर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर फिजिक्स, सेमीकंडक्टर्स, यानी कि मॉडर्न फिजिक्स, ये पूरा सेक्शन ऐसा है जो कि ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं। एक एक क्वेश्चन डेफिनेटली आना है, और मोस्टली क्वेश्चन जो होगा फॉर्मूला बेस्ड, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा, आपके सॉल्व करने की पूरी प्रोबेबिलिटी होगी। तो इन टॉपिक्स को अपने को थोड़ा स्पेशल अटेंशन देना है यदि हमारा स्कोर लोअर साइड पर है। ऐसे ही यदि अपन केमिस्ट्री में देखें तो केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग, यहाँ से क्वेश्चंस हैं और आराम से सॉल्वेबल हैं। सिमिलरली बायोमॉलिक्यूल्स हम लोग ले लें, सॉल्यूशंस हम लोग ले लें, इनऑर्गेनिक में डी एंड एफ ब्लॉक हम लोग ले लें, और लास्ट में
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम लोग ले लें, ये वो चैप्टर्स हैं जहां से कि क्वेश्चन सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इन पे हम बेटर वे में फोकस करें। और ऐसी मैथ्स में हम देखें तो मैथ्स में बच्चों बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस रखने का मतलब नहीं है। आपने स्टैटिस्टिक्स भी देखे हैं, जस्ट 5 से 7 क्वेश्चन भी यदि अपन करेक्ट ठीक कर लेते हैं, अच्छी तरह से मैनेज कर लेते हैं आराम से, तो हम बेटर स्कोर कर सकते हैं। तो मैथ्स में यदि हम देखें तो सर्कल्स कोनिक सेक्शन से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। सर्कल्स कोनिक सेक्शंस अपन एलसीडी ले लें, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स ले लें, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एओडी ले लें, इधर डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर 3D एंड प्रोबेबिलिटी। ये ऐसे सेक्शंस हैं जहां से कि थोड़े इजी क्वेश्चंस कंपैरेटिवली आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। या आप जनवरी अटेम्प्ट में और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में भी देख सकते हैं। तो मैं बोलूंगा इन टॉपिक्स को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखें। थोड़ा सब्जेक्ट पर्सन टू पर्सन भी वेरी करेगा, स्टूडेंट टू स्टूडेंट भी वेरी करेगा, बट मेरे एक्सपीरियंस से और दूसरे सब्जेक्ट टीचर्स से कंसल्टेशन में करके आपके साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं कि ये वो टॉपिक्स हैं जहां से कि इवन आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा लो है, प्रिपरेशन का लेवल थोड़ा लो है, तो भी आप अभी इन 30 डेज में मैनेज करके यहां से क्वेश्चंस अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हो। बच्चों अब हम बात करेंगे कि कैसे टाइम टेबल को फॉलो करें। तो मोस्टली बच्चे गलती क्या करते हैं, मोस्टली बच्चे गलती ये करते हैं कि एक टाइम टेबल, ऐसे पर्टिकुलर टाइम टेबल बना लेते हैं कि सुबह 6 बजे उठना है, फिर 6:30 बजे से पढ़ने बैठना है, 6:30 से 9:30 पढ़ना है, 15 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर इतना घंटा पढ़ना है, फिर इतना ब्रेक लेना है। इस स्ट्रैटेजी में, इस अप्रोच में दिक्कत क्या है कि कहीं पे भी थोड़ा सा स्लिप हुए, बाय द वे सुबह 6 बजे उठने का सोचा था बट आप 7 बजे उठे, 7:30 बजे उठे, तो वहीं से नेगेटिविटी स्टार्ट होगी कि यार मेरा तो पूरा दिमाग, पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया है। क्योंकि आपका 1 घंटा लेट उठे हो तो पहला स्लॉट आपका डिस्टर्ब हुआ, तो अब वो माइंड में नेगेटिविटी आ रही है और आप उसको ओवरकम ही नहीं कर पा रहे हो, ऑलमोस्ट पूरा डे स्पॉइल कर रहे हो। तो मैं हमेशा आपको ये एडवाइस करूंगा कि कभी भी ऐसे टाइम बाउंड अपना शेड्यूल नहीं रखें, बल्कि जो अपनी शेड्यूलिंग रखें, जो अपनी प्लानिंग रखें, वो टास्क बेस्ड रखें। देखिए 24 आवर्स की साइकिल है, बेसिकली एक दिन में 24 घंटे, आपके लिए भी 24 घंटे हैं, मेरे लिए भी 24 घंटे हैं। तो इन 24 घंटों में आप जब भी उठते हो, यार 6 बजे सोचा था, सपोज 7 बजे उठे, तो उसके बाद में 24 घंटे की साइकिल है ना, नेक्स्ट दिन 7 बजे तक। तो उस 24 घंटे की साइकिल में बस मैंने जो टास्क सोचे हैं उन टास्क को फिट करना है। तो हमारी जो अप्रोच रहेगी, जो मैं अप्रोच सजेस्ट कर रहा हूं, वो टास्क बेस्ड अप्रोच आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि बजाय इसके कि अपन टाइम टेबल को टाइम बाउंड करें, अपन टास्क बाउंड करें कि सपोज आज से कल 26 फरवरी है, तो 26 फरवरी को मेरे लिए कौन से टास्क लाइंड अप हैं वो क्लियर कट लिखा हुआ हो। बच्चों मैं रफली मान रहा हूं कि हम 4 से 4.5 घंटे एक सब्जेक्ट को दे रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, हम 4 से 4.5 घंटे एक सब्जेक्ट को दे रहे हैं, यानी कि डेली 12 से 14 घंटे हम स्टडीज कर पा रहे हैं। यदि आप इतना प्रिपरेशन करने के लिए रेडी नहीं हो, ये मेहनत करने के लिए रेडी नहीं हो, तो यहीं पे आप वीडियो को ऑफ कर दो, आप निकल जाओ, कोई फायदा नहीं आगे का डिस्कशन करने का। कहीं कोई ऐसा कैप्सूल अवेलेबल नहीं है, कहीं कोई ऐसी शॉर्ट ट्रिक या स्ट्रैटेजी अवेलेबल नहीं है जहां से कि कम पढ़ाई करके आप लो परसेंटाइल से हायर परसेंटाइल वाले ब्रैकेट में आ जाओ। केवल और केवल आपकी मेहनत, आपका डिवोशन, आपकी ईमानदारी ही आपको वो जंप करा सकती है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि यार 12 से 15 घंटे पढ़ने के लिए आप रेडी हो। टाइम को कैसे डिवाइड करना है, देखिए पहला पार्ट हो गया कि हमें थ्योरी रिवाइज करनी है, थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं। और थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स का हमारा बेस क्या रहेगा, थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स का जो बेस रहेगा वो हमारे लेक्चर नोट्स रहेंगे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपने लेक्चर नोट्स बना रखे हैं, और नहीं बना रखे हैं तो अपने फ्रेंड के लेके जीरोक्स करवा लिए होंगे, तो आपके पास लेक्चर नोट्स अवेलेबल हैं। तो मैं मान रहा हूं कि 2 घंटे के स्पैन में करीब 75 मिनट्स आप दें अपनी लेक्चर की थियरी को, चैप्टर की थ्योरी को रिवाइज करने के लिए, और उसी 75 मिनट्स में 10 से 15 मिनट में एक फ्रेश कॉपी में, डायरी में जितने फॉर्मूलाज आ रहे हैं उन फॉर्मूलाज को आप एनलिस्ट कर रहे हैं। सपोज जैसे मैं वर्क एनर्जी की बात कर रहा हूं, तो वर्क आप अननेसेसरी लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, आप केवल फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को एनलिस्ट कर रहे हैं कि आपने वर्क का फॉर्मूला लिखा, कांस्टेंट फोर्स का, वेरिएबल फोर्स का, वर्क एनर्जी थ्योरम लिखी, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क कैसे होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम लिखी, मैकेनिकल एनर्जी चेंज, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, पावर। इस तरह से आप ऑर्डर में जो जो फॉर्मूलाज काम आ रहे हैं और जो उनके स्पेशल केसेस हैं या कुछ रिजल्ट्स हैं, उनको आप पॉइंट बाय पॉइंट अच्छी तरह से लिखते जा रहे हैं, ताकि सेकंड टाइम रिवीजन में, जब ब्लॉक रिवीजन में हम करेंगे तो हमें लेक्चर नोट्स खोलने की जरूरत नहीं होगी। जस्ट जो हमने शॉर्ट नोट्स फॉर्मूला बेस्ड, कॉन्सेप्ट बेस्ड बना रखे हैं, इसी को हम रिवाइज करेंगे।
तो पॉसिबल है आपने पहले से बना रखे हो तो जस्ट उनमें पेंसिल से टिक करते जाना है, और अदरवाइज नहीं बना रखे हैं तो अभी आपको बनाने हैं। तो ऐसे शॉर्ट नोट्स मैंने प्रिपेयर किए, मतलब मैं जो 75 मिनट्स की ड्यूरेशन में मैं अपने लेक्चर नोट्स रिवाइज कर रहा हूं, मैं जितने फॉर्मूलाज हैं उनको एनलिस्ट कर रहा हूं, और उसके बाद मैं 45 मिनट्स के अराउंड में ड्यूरेशन ले रहा हूं उन लेक्चर नोट्स में जो एग्जाम्पल्स मेरी रीच में है, जिन एग्जाम्पल्स को मैं समझ पा रहा हूं, जो लेंदी नहीं है, 3 से 5 लाइन के अंदर अंदर सॉल्व हो रहे हैं, उन एग्जाम्पल्स को मैं रीड करके अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश कर रहा हूं। तो 2 घंटे का अपन रफली स्पैन ले रहे हैं कि जो भी आप चैप्टर या ग्रुप ऑफ चैप्टर्स एक दिन में रिवाइज करने वाले हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, आप उनको रिवाइज कर रहे हैं, थ्योरी, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज प्लस एग्जाम्पल्स। और 2 घंटा मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप पीवाईक्यूज के लिए डिवोट करें। बच्चों इस ड्यूरेशन में अब जितनी आगे ड्यूरेशन बची हुई है, केवल सेलेक्टेड क्लास एग्जाम्पल्स और जो पीवाईक्यूज हैं वही हमारा बेस रहेगा, उसके बियॉन्ड हम नहीं जाएंगे। इन केस आपने अपनी एक्सरसाइजेस सॉल्व की हुई हैं, आप स्टूडियस थे, आप अच्छी मेहनत करते थे, बस आपका एग्जामिनेशन टेम्परामेंट बिगड़ गया इसलिए आपका पेपर सॉल्व नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ, तो ऐसे केस में आपने एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस मार्क कर रखे हैं तो उनको भी आप ले सकते हो। तो यही हमारा बेसिक वो रहेगा, स्कोप डोमेन रहेगा जहां से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो 2 घंटे में मैं मान के चल रहा हूं कि हम लोग करीब 40 to 50 पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करेंगे। बच्चों सारे पीवाईक्यूज सॉल्व करने के लिए नहीं है, अपने को 30-70 अप्रोच एक रफली ले लेनी है, 60-40, 30-70, 20-80, इस तरह से आप अपने लिए कुछ भी एक अप्रोच बना सकते हैं। 30-70 मतलब इन एवरी 10 क्वेश्चंस आप 7 क्वेश्चंस को रीड करके कॉन्सेप्चुअली देख लेंगे, सोल्यूशन से आप उनको देख लेंगे, और 3 क्वेश्चंस को आप पूरा सॉल्व करके कैलकुलेशन फिनिश करेंगे। क्योंकि यदि 50 क्वेश्चंस हम लोग पूरा सॉल्व करने बैठे तो दैट विल टेक मच टाइम, और उस केस में फिर हमारा पूरा रिविजन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि 30-70 या 20-80 इस तरह की कुछ अप्रोच ले लें। तो एवरी 10 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन अपन सॉल्व कर लें, 8 क्वेश्चन अपन रीड करके देख लें, या 7 क्वेश्चन अपन रीड कर लें, 3 क्वेश्चन अपन सॉल्व करके देख लें। और देखो ध्यान रहे, चाहे लेक्चर नोट्स हो, चाहे एग्जाम्पल्स हो, चाहे पीवाईक्यूज हो, बच्चों हर क्वेश्चन से एक्सपेक्टेशन मत रखो कि आपसे सॉल्व हो जाए। यही सबसे बड़ा सैबोटाजिंग फैक्टर रहता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि आपसे सब कुछ सॉल्व हो जाए। तो आप जब पीवाईक्यू सॉल्व करते हो, बीच बीच में कोई डिफिकल्ट डिमांडिंग क्वेश्चन आता है, वहीं पे आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वहीं आप डिसअपॉइंट हो जाते हो। ये बहुत बड़ी ट्रिक है, ये बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है कि आपको ये मैनेज करना आना चाहिए कि कोई क्वेश्चन यदि आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो ऐसे में आप रिलैक्स्ड हैं, आप काम हैं, आप कंपोज्ड हैं, उस क्वेश्चन का आप रेस्पेक्ट दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को एक स्माइल के साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपने ईगो पे नहीं ले रहे हैं, और उसको आगे बढ़ रहे हैं। तो बच्चों जब 50 क्वेश्चंस आप रफली रिवाइज करोगे, है ना, सॉल्व करोगे, पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, तो डेफिनेटली उसमें 10-12 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो थोड़े डिमांडिंग होंगे, जिनकी थ्योरी आपको नहीं आती होगी, या काफ़ी कैलकुलेटिव होंगे, या उनका कॉन्सेप्ट काफ़ी डिफिकल्ट होगा जो कि आपको सोल्यूशन देख के आइडिया लग रहा है। तो ऐसे केस में अपन परेशान नहीं हो, उन क्वेश्चन पे एक स्माइली बनाएं और छोड़ दें। जितना अपने को आता है, मैंने आपको बताया ना, हमें 160 to 180 के ब्रैकेट में, 140 to 180 ब्रैकेट 140 का मतलब है 35 क्वेश्चंस, 180 का मतलब है 45 क्वेश्चंस। तो 35 to 45 क्वेश्चंस करेक्ट सॉल्व करने हैं, उसके लिए सारे क्वेश्चंस आने की जरूरत नहीं है। तो एग्जाम में वो टेम्परामेंट तभी मेंटेन रहेगा जबकि डेली बेसिस पे पीवाईक्यू सॉल्व करते वक्त भी उस फैक्ट को लेके चल रहे हो कि यार सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, कुछ क्वेश्चंस बीच बीच में ऐसे होंगे जो कि डिफिकल्ट होंगे, और उन्हें मुझे स्माइल के साथ छोड़ देना है और आगे बढ़ना है। तो 1 गो में आप ऐसे एक साथ पीवाईक्यूज को सॉल्व करो, जो आपसे हो रहा है मैनेजेबल है वो ठीक है, और जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है उसको मार्क फॉर रिव्यू अभी छोड़ दो। पहले सारे पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद में फिर उन क्वेश्चंस को देखो कि यार जो क्वेश्चंस अपने से नहीं हुए हैं क्या उनको अपन मैनेज कर सकते हैं या उनको छोड़ना है। तो इस तरह से अपन रफली 4 आवर्स में जो अपन ने एक दिन में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में टॉपिक सोचा था उसको अलॉन्ग विद पीवाईक्यू, एग्जाम्पल्स, थ्योरी, शॉर्ट नोट्स पूरा फिनिश करेंगे। तो फिजिक्स में ऐसा करेंगे, केमिस्ट्री में ऐसा करेंगे, मैथ्स में ऐसा करेंगे। टाइम टेबल टाइम बाउंड नहीं बनाएंगे, टास्क बाउंड बनाएंगे, और टास्क के लिए अपन ने एक ड्यूरेशन रफ ले रखी है ताकि एक हमारे पास ओवरऑल एक एस्टिमेशन रहेगी यार इतने टाइम में फिनिश करना है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, बट ऐसा नहीं हो रहा कि अपन ने 6-7 घंटे एक टॉपिक को, एक सब्जेक्ट को ही दे दिया और बाकी सब्जेक्ट कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। हमें ध्यान रहे
पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, क्योंकि जेई मेंस हो गया, बिट सेट हो गया, ये जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम है इनमें कहीं भी ऐसा नहीं कहा सकता कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, किसी से फॉर्मूला बेस्ड आ सकता है, किसी से डिफिकल्ट आ सकता है। तो एटलीस्ट फॉर्मूला बेस्ड लेवल पे, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लेवल पे आपके चैप्टर्स अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड हो। तो ये हम बात कर रहे हैं। अब देखिए, मैंने इस तरह से एक पूरा प्लानर आपको सजेस्ट कर रहा हूं मैं। देखिए, हो सकता है आपने पहले से आपकी प्लानिंग चल रही है, आपका सिलेबस का रिवीजन चल रहा है, तो जो जो फैक्टर्स आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो उनको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करो। तो अब बचे हुए मैं मान के चल रहा हूँ 30 डेज, वैसे अपन देखें तो 35 डेज के अराउंड रफली है, मैं मान के चल रहा हूँ 30 डेज, जिसमें से मैं 25 डेज आपके लेक्चर और नोट्स और पूरा सिलेबस रिवाइज करने के लिए मैं ले रहा हूँ। तो मैंने इसमें आपको कैसे सजेस्ट किया है, मैंने इसमें 4 डेज का एक ब्लॉक रखा है, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 डेज का एक ब्लॉक रखा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इस तरह से चार्ट प्रिपेयर किया है, और फिजिक्स में ब्रेक किया है थ्योरी, एग्जाम्पल्स, पीवाईक्यू, सिमिलरली केमिस्ट्री, सिमिलरली मैथ्स। 4 डेज में हम 4 यूनिट्स जो भी हम डिसाइड कर रहे हैं उनके नंबर्स, आप अपना एक सेपरेट चार्ट बना लो, जैसे मैंने आपके साथ चार्ट शेयर किया है, आपके पास ऐसा चार्ट या तो बना हुआ है या फिर आप अपना नंबर करके सीरियल नंबर के साथ में ऐसा चार्ट बना लो, और यहां पे मेंशन कर दो कि कौन सा चैप्टर ले रहे हो, है ना, उसको यहां पे मेंशन कर दो कि डे 1 पे क्या ले रहे हो, डे 2 पे क्या ले रहे हो। यहां पे डे 1, डे 2 की जगह आप डेट्स डाल सकते हो। तो 4 दिनों तक हम लगातार रिवीजन कर रहे हैं, पीवाईक्यूज कर रहे हैं, एंड 5th डे पे इन 4 डेज में हमने जितना रिवाइज किया है उसको असिमुलेट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा होगा कि अपन यार रिवाइज करते जाएंगे तो पीछे का सिलेबस फिर से भूलने का प्रॉब्लम होगा, तो हमें छोटे छोटे इंटरवल्स पे वापस से सिलेबस को असिमुलेट करना होगा। तो 4 डेज के इंटरवल पे आप इसको 4 की जगह 3 कर सकते हो, 5 कर सकते हो, अपने हिसाब से इसको ट्वीक कर सकते हो। तो 4 डेज के इंटरवल पे आपको एक ब्लॉक रिवीजन रखना है कि जितना ब्लॉक आपने कवर अप किया है इसको आप अपने फॉर्मूला शीट जो आपने बनाई है, कॉन्सेप्ट शीट जो बनाई है, वहां से रिवाइज करो, और कुछ पीवाईक्यूज को, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को आप वापस से रिव्यू करो। प्लस इसी डे पे आपको एक पार्ट सिलेबस का टेस्ट भी देना है। अब यदि पार्ट सिलेबस का टेस्ट आपने जो टॉपिक्स लिए हैं उस पर अवेलेबल है तो बहुत अच्छा, अदरवाइज जो टेस्ट आप ऑलरेडी दे चुके हैं उनको खोलकर जो जो आपने टॉपिक्स तैयार किए हैं उनके क्वेश्चंस को दोबारा से देख लीजिए। अप्रोच वही रखिए कि 5 क्वेश्चन है, 5 में से 1 या 2 क्वेश्चन अपन सॉल्व करके देख रहे हैं, और 3 क्वेश्चंस को अपन सॉल्यूशंस के थ्रू अपने दिमाग में ओवरव्यू लेके और वहां से अपन आगे मूव कर रहे हैं। तो इस तरह से हर 5th डे पे हम जो पीछे जितना सिलेबस कवर अप किया है उसको रिवाइज कर रहे हैं, मॉक टेस्ट, पार्ट सिलेबस बेस दे रहे हैं। जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता, मैं सजेस्ट करूंगा कि फुल सिलेबस टेस्ट को, यदि आपका परसेंटाइल लो आया है, देखिए परसेंटाइल लो आने का सीधा मतलब है कि आपका कहीं ना कहीं फॉर्मूलाज भूल गए हैं, कॉन्सेप्ट्स भूल गए हैं, आपको फॉर्मूलाज कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह से याद नहीं है, प्लस एग्जामिनेशन टेम्परामेंट भी थोड़ा सा अभी लो है, आप घबरा गए हैं। तो ध्यान रहे, जब तक अपने को फॉर्मूलाज याद नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट्स याद नहीं होंगे, तब तक पूरा सिलेबस देने का, टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं होगा, उससे डिस्करेजमेंट ही होगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आप पार्ट सिलेबस तक अपने आप को मेंटेन करो, और एक बार सिलेबस को बल्क में पूरा फिनिश कर लो। उसके बाद आप 6-7 दिन में, लास्ट 7-8 डेज में आप आराम से 2-2 टेस्ट एक दिन में फुल सिलेबस दे सकते हो और अपनी टेक्निक्स को रिव्यू कर सकते हो। बट पहले सिलेबस तो आना चाहिए पूरा, तभी तो फुल सिलेबस देने का फायदा है। तो ये अपने को इस तरह से पूरा अपना एक प्लानर बनाना है, या तो आपने बना रखा है ऑलरेडी तो उसको थोड़ा ट्वीक कर सकते हो, अदरवाइज अपने को बनाना है। 20 डेज में हम रिवीजन कर रहे हैं और 5 डेज हम लोगों ने ब्लॉक्स के रिवीजन के लिए और फुल सिलेबस के रिवीजन के लिए रखे हैं। तो ऐसे 25 डेज में हम लोग फिनिश कर रहे हैं, और फिर जो रिमेनिंग डेज हैं उसमें हम लोग फुल सिलेबस पे फोकस करेंगे, फुल सिलेबस टेस्ट हम लोग देंगे। लास्ट के 7-8 डेज में आप 10 to 12 टेस्ट दे दीजिए, एक दिन में 2 टेस्ट दे दीजिए और उनका एनालिसिस कर लीजिए। जो थ्योरी कॉन्सेप्ट्स आप भूल रहे हैं उनको रिविजिट कर लीजिए। हैप्पीली आप पूरा सिलेबस अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो, टेस्ट की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये इस तरह से अपने को सिलेबस को पूरा अच्छी तरह से मैनेज करना है। बच्चों, इस समय जो बार बार सबसे खतरनाक चीज होती है वो होती है आपका माइंडसेट। बार बार सेल्फ डाउट आता है, बार बार रिग्रेट आता है। जब आप पढ़ रहे होते हो तो आपका दिमाग फिर से रिट्रोस्पेक्ट में, पास्ट में जाता है, अपनी गलतियों को आप रिपेंट कर रहे होते हो, आप फिर से कुछ और प्लानिंग करने लगते हो, है ना। तो एक तो ये हो गया ओवर थिंकिंग, कि ओवर थिंकिंग तो प्लानिंग, आप बार बार प्लानिंग को रिव्यू करते हो। तो यहाँ माइंडसेट का बहुत बड़ा रोल रहेगा कि हमारा माइंडसेट कैसा है। तो इस लास्ट पार्ट में मैं आपके साथ माइंडसेट को ही डिस्कस कर रहा हूँ कि अपने माइंडसेट को कैसे हम बेटर मेंटेन करें। तो पहली चीज बच्चों, जो ओवरथिंकिंग वाला इशू है
कि हम बैठे हैं, पढ़ना अपने को वर्क एनर्जी मोमेंटम है, बट अब लग रहा है कि यार चलो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लेते हैं या क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ लेते हैं या मैट्रिसेस पढ़ लेते हैं, एक टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई दूसरा टॉपिक ध्यान आ रहा है। तो उसको अवॉइड करने के लिए आपका पूरा प्लानर बना हुआ होना जरूरी है, सो दैट कभी भी दिमाग में ऐसा आए कि यार ये टॉपिक नहीं वो टॉपिक पढ़ लेते हैं, तो आप अपने प्लानर से एडहर्ड रहो, आपका दिमाग ओवर थिंकिंग नहीं करे, ऐसे बार बार प्लानिंग में नहीं लगा रहे। तो आपका प्लानर सिस्टमैटिकली पूरे सिलेबस को इन्वॉल्व करते हुए बना हुआ होना जरूरी है। इस तरह से आप ओवर थिंकिंग को अवॉइड कर सकते हो। बच्चों, मन में सेल्फ डाउट आता है, मन में थोड़ा फियर आता है, उसको रिमूव कैसे करें? बार बार खुद के सेल्फ डायलॉग को बेटर लाने की कोशिश करें। तो अपनी थॉट्स के लिए अपन अवेयर रहें। जब भी एक तो स्टेट होती है कि आपको मालूम ही नहीं है, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है और आप उसके साथ फ्लो कर रहे हो। सेकंड स्टेट है कि आपके दिमाग में कुछ चल रहा है एंड यू आर अवेयर ऑफ दैट कि यार मैं थोड़ा डिस्करेज फील कर रहा हूँ, कि मुझे थोड़ा सा रिपेंटेंस हो रहा है, मुझे थोड़ा गिल्ट हो रहा है, मुझे थोड़ा फियर हो रहा है। तो जैसे ही आप अपने इमोशन के लिए कॉन्शियस होते हैं, इमीडिएटली अपना कंट्रोल अपने हाथों में लो कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है गलतियाँ हुई है, आई एक्सेप्ट दोज मिस्टेक्स, गलतियाँ सबसे होती हैं। अब मुझे जितना बचा हुआ टाइम है उसको मैंने अच्छे से प्लान कर लिया है, मैं अपने शेड्यूल से एडर्ड रहूँगा, अपने टीचर्स अपने फ्रेंड्स के साथ मिल के अच्छी तरह से पढ़ाई करूँगा, डाउट्स क्लैरिफाई करूँगा, टेस्ट दूंगा, इम्प्रूव करूँगा। खुद के सेल्फ डायलॉग को अपने को हर हालत में अफर्मेटिव, पॉजिटिव, एम्पावरिंग रखना है। वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट आर्सेनल है, ध्यान रहे, सबसे इंपॉर्टेंट वेपन है। और बच्चों के साथ वही गड़बड़ होती है कि लगातार नेगेटिव थिंकिंग में, लगातार आप सेल्फ डाउट में लगे रहते हो। तो जब भी आपको रियलाइजेशन होता है, इमीडिएटली उसको अफर्मेटिव, एम्पावरिंग सेल्फ डायलॉग में अपने आप को कन्वर्ट करना है। अपने को यदि मान लीजिए फीलिंग्स मैनेज नहीं हो रही है तो इमीडिएटली आप वहाँ से उठ जाइए, अपनी ब्रेथ पे फोकस करिए, कुछ खाइए पीजिए, किसी से बात करिए, बट उस चेन ऑफ थॉट्स को अपने को ब्रेक करना है। बच्चों, सेकंड थिंग, माइंडसेट बेटर रखने के लिए आपका कम्युनिकेशन अच्छा रखना जरूरी है। क्या आप अपनी फैमिली मेम्बर्स से कनेक्टेड हो? ऐसा नहीं है कि आपकी परफॉर्मेंस लो आई है तो आप सबसे अपने आप को डिस्कनेक्टेड रख रहे हो। ध्यान रहे, हम टीचर्स के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए, आपकी फैमिली के लिए आप सबसे इंपॉर्टेंट हो। आप यदि अच्छी तरह से हो तो आप परफॉर्मेंस भी अच्छी ला पाओगे। तो आपको इंश्योर करना है कि आप फैमिली मेम्बर्स के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में और टीचर्स के साथ में, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर परफॉर्मेंस, आप अच्छा डायलॉग मेंटेन कर रहे हो, अपनी प्रोग्रेस को शेयर कर रहे हो, सामने वाले से एडवाइस भी ले रहे हो, सामने वाले को एडवाइस दे भी रहे हो, एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट मेंटेन करके चल रहे हो। बच्चों, हर पढ़ाई अपनी एंजाइटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, अपने इमोशंस को ठीक तरीके से रेगुलेट करने के लिए मैं हमेशा क्लासेस में सजेस्ट करता हूँ, अपने ऑनलाइन सेशंस में सजेस्ट करता हूँ कि रेगुलर ब्रीदिंग प्रैक्टिस करें। बॉक्स ब्रीदिंग मैंने कई सेशंस में आपके साथ शेयर किया है। बॉक्स ब्रीदिंग 4 4 4 4 4 के काउंट के लिए आप इनहेल करते हो, 4 काउंट के लिए आप होल्ड करते हो, 4 काउंट के लिए आप एक्सेल करते हो, 4 काउंट के लिए आप होल्ड करते हो। तो ऐसे 4 4 के 4 काउंट है ना आप लेते हो और आपकी एक ब्रीदिंग साइकिल कंप्लीट होती है। तो थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे आपका दिमाग आपके कंट्रोल में रहे, रेगुलेटेड रहे, आपकी ओवर थिंकिंग नहीं हो, टेंशन, एंजाइटी नहीं हो, उसके लिए आप अपनी ब्रेथ से अपने माइंड को रेगुलेट कर सकते हैं। तो रेगुलर इंटरवल्स पे ऐसे बॉक्स ब्रीदिंग आप करो, डीप इनहेलेशन, डीप एक्सेलेशन आप कर सकते हो। ऐसी बॉडी स्कैनिंग कि अपन टॉप से बॉटम तक अपनी बॉडी को स्कैन करते हैं, फोरहेड, पिट ऑफ द थ्रोट, सेंटर ऑफ चेस्ट, स्टमक, बेली, इस तरह से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर अपनी अवेयरनेस को मूव कराते हैं। अपन अपने एनवायरनमेंट में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे ध्यान देते हैं, अपन जो साउंड्स आ रही है उनको सुनते हैं, जो डिफरेंट सेंसेशंस हमारी बॉडी में हमारे टच के थ्रू हमें फील हो रहे हैं उस पर हमें ध्यान देते हैं। बस जब भी अपन चेन ऑफ थॉट्स में फंस जाते हैं, कहीं पे लो फील कर रहे हैं, तो अपने आप को वापस से रेगुलेट करने के लिए इन स्ट्रैटेजीज को अपन अच्छी तरह से यूज में ले रहे हैं। माइंडसेट को अच्छा रखने के लिए इन नेक्स्ट 30 डेज में और आगे का जो आपका एडवांस बिटसेट ये सारा शेड्यूल है, इन नेक्स्ट जून तक आपको अपनी केयर अच्छी तरह से करनी है। आपको अपनी डाइट का, अपने हाइड्रेशन का अच्छी तरह से ध्यान रखना है। आपको कम से कम 6 से 8 घंटे सोना है। तो 6 से 8 घंटे सोने के लिए बोला, 12 से 14 घंटे पढ़ने के लिए बोला, बाकी टाइम में आपको बाकी एक्टिविटीज़ मैनेज करनी है। और बच्चों देखो, समझो ना, ऐसे टेंशन पूरे सिलेबस की नहीं करनी है। एक दिन आपको एट अ टाइम तो एक ही दिन मिल रहा है ना, और एक दिन के लिए आपका शेड्यूल पहले से फिक्स है कि आपको ये टास्क फिनिश करना है। तो आप केवल प्रेजेंट में आपके डिस्पोजल पे जो टास्क है आप केवल उस पर फोकस करो, बाकी सब आगे पीछे का छोड़ो। तो उस तरह से आपका माइंड काम रहेगा, रिलैक्स रहेगा।
फिजिकल एक्टिविटी को मैं हमेशा से इंपॉर्टेंस देता हुआ आया हूँ, हर सेशन में मैं उसके लिए आपको स्ट्रांगली एडवाइस करता हूँ कि थोड़ा फिजिकली अपनी स्ट्रेचिंग करो, है ना। बेसिक पुशअप्स करो, पुलअप्स करो, स्क्वाट्स करो, 10 मिनट। बट इससे होगा क्या, जितना आपका नेगेटिव हार्मोन्स ना, नेगेटिव जो आपने हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, जो केमिकल सिक्रीट हो रहे हैं, जो आपको नेगेटिव साइड पे लेकर जा रहे हैं, टेंशन जनरेट कर रहे हैं, स्ट्रेस जनरेट कर रहे हैं, आप उनको रेगुलेट कर पाओगे और जो हैप्पी हार्मोन्स है वो सीक्रेट होंगे, जिससे कि माइंड रिलैक्स रहेगा, काम रहेगा। तो एक स्टडी सेशन जैसे ही खत्म होता है, 5 मिनट के लिए बेसिक स्ट्रेचिंग कर लो। एक स्टडी सेशन खत्म होता है, थोड़ी जंपिंग कर लो, 5 मिनट के लिए डांस कर लो, 5 मिनट के लिए बॉडी को विगरसली मूव करा लो, है ना। इस तरह से अलग अलग स्टडी सेशंस में एक टास्क फिनिश किया, 5 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग की, एक टास्क फिनिश किया, ब्रीदिंग की, एक टास्क फिनिश किया, कुछ और किया। अपने को अपनी बॉडी के थ्रू, अपने माइंड के थ्रू अपने आप को रिलैक्स करना, काम करना आना चाहिए अच्छी तरह से। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डिजिटल डिसिप्लिन। अब टाइम नहीं है कि अपन शॉर्ट्स देखें, अपन रील्स देखें, अपन इंस्टाग्राम पे लोगों से कनेक्ट करें, अपन अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए यूट्यूब के वीडियोस देख रहे हैं। बच्चों, बहुत हो गया ऑलरेडी, इतना नुकसान हम उठा चुके हैं, है ना। अब यहाँ से बाहर निकलने का टाइम है। बिलीव मी, अगले 3 महीनों में आपने ढंग से मेहनत कर ली तो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आप अच्छा परफॉर्म करके अच्छी कॉलेज में चले जाओगे। तो इस समय डिजिटल डिसिप्लिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपन केवल प्रोडक्टिव चीज़ों के लिए, केवल काम की चीज़ों के लिए स्क्रीन पर जा रहे हैं, बाकी अपन स्क्रीन पे कुछ भी फालतू की एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे सिलेबस को प्लान करके अच्छी तरह से अपने को रिवाइज करना है। जो 12th वाले स्टूडेंट्स हैं, बीच में बोर्ड एग्जाम्स भी हैं, जितने एग्जाम्स आपके बचे हुए हैं, केमिस्ट्री का एग्जाम, इंग्लिश का एग्जाम, मैथ्स का एग्जाम बचा हुआ है, तो उनको साथ में क्लब करते हुए अपना रिविजन भी मेंटेन करना है और साथ में बोर्ड्स की तैयारी भी अच्छी तरह से करनी है। तो बच्चों, ये शानदार पीरियड है, मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब आज के 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद आप मुड़ के देखोगे ना कि यार मेरी इतनी लो परसेंटाइल थी और मैंने वहाँ से मेहनत करके बाउंस बैक किया, जेई मेंस में अच्छा किया और फिर उसके बाद में एडवांस में बिटसेट में अच्छा किया, एक अच्छी कॉलेज में आप लैंड हुए। लाइफ लॉन्ग वो आपको कॉन्फिडेंस देगा, लाइफ लॉन्ग, कि जब उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में बाहर निकल सकता था तो आगे किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आप बाहर निकलने के लिए अंदर से करेज जुटा पाओगे। तो ये पूरी लाइफ का ब्लूप्रिंट तैयार करेगा। तो ध्यान रहे, बहुत हो गया डिस्करेजमेंट, बहुत हो गया डिसअपॉइंटमेंट। आप कोई डिस्करेजमेंट नहीं, कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं, प्लान्ड मैनर में अच्छी तरह से अपनी सेल्फ केयर रखते हुए, डिजिटल डिसिप्लिन रखते हुए अपने को अच्छी तरह से इस पूरे समय को अच्छी तरह से निकालना है और बढ़िया तरह से खूब जम के मेहनत करनी है। अच्छी तरह से खाना है, एक्सरसाइज करनी है और बढ़िया तरह से मेहनत करनी है, डाउट्स पूछने हैं, इस पूरे ड्यूरेशन को शानदार तरीके से यूटिलाइज करना है। तो बच्चों, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं और डिफरेंट थीम्स पे, जिन भी टॉपिक्स पे आप चाहते हैं कि हम आपको गाइड करें, एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी है, कुछ और है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के शेयर करें। हम उनके लिए स्पेसिफिकली आपको टूल्स प्रोवाइड करेंगे, स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड करेंगे, सो दैट उन चीज़ों में आप इंप्रूव कर पाओ। तो हम सबकी तरफ से, सारे टीचर्स की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई एम श्योर कि आप अपने आप को बहुत अच्छे से मैनेज करोगे और अच्छा खुश रहते हुए इस ड्यूरेशन को यूटिलाइज करोगे, अच्छी तरह से पढ़ाई करोगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, लव यू ऑल।